चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सो वर्क का देखिए, वर्क के बारे में बोला गया कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे, क्या एक्ट करे, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क डन कर रहा है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करिए आप और अगर उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा तभी बोलेंगे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अदरवाइज हम नहीं बोल सकते कि उसमें कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वर्क का इसीलिए फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल्स टू एफ इंटू एस लिखते हैं हम। फोर्स को F से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से दिखाते हैं और वर्क को W से इंडिकेट करते हैं। तो फाइनली बनेगा W इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, अब ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, तो इसी से ऐसा यूनिट निकलेगा, इसी फॉर्मूले से। कैसे, किसी भी देखो फिजिक्स में एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ही बनाया गया है कि किसी का भी आपको ऐसा यूनिट निकालना है तो वो हमेशा उसके फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वर्क को W से इंडिकेट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में, ठीक है यहां तक। तो ये यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन होता है। और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो न्यूटन मीटर आंसर आया, बट इसी न्यूटन मीटर को पता हम क्या बोलते हैं, जूल। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो इस नोट से पहले हम ये लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन छूट रहा था। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ, ये एग्जाम में आता है, इसको लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क, तो देखिए 1 जूल ऑफ वर्क का जो डिफिनेशन है वो कैसे करेंगे, तो 1 जूल वर्क किसके बराबर हुआ, न्यूटन इंटू मीटर के। तो लिखेंगे कि वेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन एन बड़ा ही लिखते हैं, 1 न्यूटन of force is applied 1 Newton of force is applied on an object to obtain कितना हमें चाहिए, 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 1 मीटर ऑफ क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मुझे बोलना है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे 1 जूल ऑफ वर्क को, तो बोलेंगे कि अगर 1 न्यूटन, ये न्यूटन लिखा हुआ है मैंने, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, न्यूटन का स्पेलिंग सही है ना, ठीक, नहीं गलत है, ये न्यूट्रॉन का होता है, केमिस्ट्री पढ़ा के वही आ गया, न्यूटन ऐसे होता है ना, न्यूटन जी के बलिदान को याद नहीं करोगे। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन it is said that 1 joule of work is done। ठीक है, फिर से समझा रहे, देखो ध्यान से। अगर 1 न्यूटन का जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और हमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या हुआ है, डन हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद और सुनो, वर्क डन में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अगर आप कोई काम करोगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हाँ, ये तो कॉमन सेंस है ना, नहीं खाओगे नहीं पियोगे तो एनर्जी आएगा नहीं, तो काम कैसे करोगे। ठीक है, लेकिन साइंस में कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस मिलेंगे जहां पे हम बोलेंगे आपको कि आपने कोई काम ही नहीं किया, आपको गुस्सा आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के टर्म में हम बोलेंगे वहां पे काम नहीं हुआ है, वो बताएंगे कब। अगला है विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क इज नॉट डन। अगर आप पूरा धक्का लगा रहे हो और काम नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये दीवार है, मान लो बोर्ड है, इसके पीछे दीवार है, हम धक्का लगा रहे हैं और दीवार शिफ्ट ही नहीं हो रहा, खिसक ही नहीं रहा, अपनी जगह से ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, तो क्या हम वर्क कर रहे हैं,
नहीं कर रहे। यानी कि किसी मजदूर को तुम काम पे रखो और बोलो कि इस दीवार को तोड़ना है, सॉरी इस दीवार को धक्का लगा के शिफ्ट करना है, ठीक है, तो वो आएगा काम करने, भाग जाएगा। उसने इतनी फिजिक्स पढ़ी, उसको पता है कि दीवार नहीं खिसकेगा, यानी हम कोई काम नहीं किए। हम कोई काम नहीं किए तो उसकी सैलरी भी, उसकी वेजेस भी, उसकी पेमेंट भी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक कुली का केस हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। वहां पे अगर आप उससे बहस किए तो 2-3 थप्पड़ आप ही खा लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको समझाएंगे कि तुमने कोई काम नहीं किया तो हम तुम्हें पैसा भी नहीं देंगे, ठीक है। तो वो केस अभी बाद में आएगा। अब हमने क्या बोला कि सिंपल डिफिनेशन कि अगर हम कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करें तो क्या वर्क डन होगा? नहीं। दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमने कोई फोर्स भी नहीं लगाया तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है कि अगर हम फोर्स भी ना लगाएं, फोर्स या वर्क डन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो हुआ तो फाइनली वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है कैसे जीरो हो जाएगा? मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, और दीवार तोड़ने का काम है, आप खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपने कोई फोर्स लगाया दीवार पे? नहीं लगाया। डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, कैसे? लो हम ही है, पढ़ा नहीं रहे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, केवल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो क्या वर्क डन हुआ मेरा? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या हो गई इस समय? यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई ना। फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। अगर फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो इंटू एस, यानी क्या मिलेगा अपने को? जीरो मिलेगा। तो ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो कर दे और फोर्स रहे कितना भी, तो जीरो इंटू फोर्स भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यहां तक समझ आया? उसके बाद है डिफिनेशन ऑफ वन जूल, हमने पढ़ा था, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इससे जो जो रिलेटेड है उस चीज को अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कब लिखा W इक्वल्स टू एफ एस, इसका हम डेरिवेशन बताएंगे, यानी कि इसका प्रूफ बताएंगे कि कैसे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल आया। क्या एक्चुअल में यही फॉर्मूला होता है? तो नहीं, एक्चुअल में वर्क डन फोर्स इनटू केवल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता है। मान के चलो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो मान लो अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया इधर से ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट में यहां पे इस पॉइंट पे और ये हाथ के बीच में एंगल स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री का, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिख रहा है, समझ आ रहा है? तो आपको लग रहा है कि सर ऐसे धक्का दिया ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात सही भी है, ठीक है। लेकिन अब हम बोले कि लो हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, जैसे तुम लोग एक उंगली पे ऐसे घुमा लेते हो ना, पता नहीं कैसे, है ना। तो मान लो ये मैंने इस पे फोर्स लगाया, देखो अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो कहां गिरेगा? नीचे। फोर्स नहीं लगाएंगे तो कहां गिरेगा? नीचे। यानी कि हम इस पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक फोर्स तो लगा रहे हैं ना, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस पे हो रहा है, होगा। देखो फोर्स लगा रहे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगा रहे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जिधर फोर्स लगाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो ये काम हो रहा है। लेकिन अब एक सिचुएशन है जहां पे काम नहीं होगा। कब काम नहीं होगा? मान लो कुली है, कुली के देखो स्टेशन पे गए यहां से जम्मू, वहां बुलाया, तुम्हारे पास बड़ा बड़ा लगेज है, घूमने गए वैष्णो देवी कुछ दिनों के लिए, है ना, बड़ा बड़ा लगेज है, तुमसे उठेगा नहीं। अब जा रहे हो तो 2 दिन के लिए तो जाओगे नहीं, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में 4 दिन, और 1 दिन तो लग ही जाएगा ना, 5-6 दिन का। तो एक ट्रॉली लेकर गए बड़ा सा, मान लो कुली को बुलाया आपने, कुली को बोला कुली इधर आओ बेटा ये बोझ उठाओ, उसने ये बोझ उठाया, ठीक है। आपने बोले चलो इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाना है, वो क्या किया? बोझ उठाया ऐसे और चल रहा है, ऐसे चल रहा है। समझ आ रही बात? यानी कुछ ऐसा बनेगा वो केस, ऐसा कुछ बनेगा। देखिए लोड उसका यहां पे है और डिस्प्लेसमेंट वो इधर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो इधर कर रहा है। मेरा मतलब है लोड का मतलब है फोर्स, फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है। एंगल कितना बनेगा? 90। यानी उसके फोर्स और ऐसे डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे फोर्स और ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक टाइम पे ऐसे करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, सीधे जा रहा है, तो एंगल कितना बना? 90। 90 पे
अगर हम ये 90 डिग्री को देखें और हम आपको पढ़ाएंगे कि वर्क और फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखें, तो एक्चुअल में वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी इस कॉस को बोलते हैं कोसाइन थीटा, और ये कोसाइन का ही शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं कॉस थीटा। ये मैथ्स का टर्म है। तो एफ एस कॉस थीटा बनता है। तो यहां पे थीटा का मतलब एंगल है। ये क्या है? एंगल। तो अगर हम देखें तो यहां पे एंगल कितना बना आपका? कॉस 90 बना क्या? और कॉस 90 की वैल्यू जो कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइंड है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है? 0। तो अगर मेरा मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे एफ है, एस है और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या ये मेरा पूरा का पूरा वर्क डन 0 हुआ क्या? यही बात आपको कुली को समझाना है। देखो बेटा क्या हुआ, फोर्स तुमने लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी तुमने किया, बट एक गलती कर बैठे। क्या? कॉस 90 डिग्री का क्यों लगाए? तुम उसको बोलते तुम काश इस बोझ को ऐसे बगल में लेकर चल रहा होता, है ना, तब भी तो 90 होता। सर पे उठा रहा होता तब भी 90 होता। ऐसे उठा रहा है और ऐसे चल रहा है तब भी 90 होता। तो वो कैसे भी बोझ को उठाता, अगर वो परपेंडिकुलर ऐसे, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, अगर ऐसे परपेंडिकुलर उठाता है ऐसे, तो सीधी सी बात है कॉस कितना हो जाता? हाँ, खिसका के ऐसे, हाँ ऐसे में हो सकता था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है और फोर्स भी उधर ही लगा रहा है ऐसे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, तब तो उसका काम कहलाता। ठीक है, तो वही उसको काम करना रहता। तो आप कुली क्यों बनाते? आप खुद से नहीं कर लेते? पैसे पैर मार मार के ऐसे, हाँ, या धक्का मार मार के ऐसे नहीं कर लेते? कुली क्यों बुलाए फिर? अगर वैसे करोगे तो साइंस क्या, दुनिया की नजर में तुम बेवकूफ नजर आओगे। ये ऐसे क्यों ले जा रहा है? ठीक है, कुली बुलाने के बावजूद भी ऐसे क्यों धक्का मरवा रहा है? और अगर कुली बुलाओगे तो तुम तो सही हो, लेकिन फिजिक्स की नजर में उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। कैसे? देखा आपने, कॉस थीटा अगर कितना हो, कॉस थीटा अगर 90 डिग्री हो, कॉस 90 तो 0, यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। अगर वर्क डन 0 हो गया तो यही बात आपको कुली को समझाना है कि देखो बेटा तुमने फोर्स तो लगाया, फोर्स कैसे लगाया? ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन गलती कर बैठे, ये थीटा क्या जरूरी था 90 डिग्री बनाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, वो ठेला पे लेकर चल रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता हो गया है कि फिजिक्स पढ़ा होगा तो ये पैसा नहीं देगा, इसलिए ठेले पे लेके चलो। ठीक है। हाँ, देखिए वो कब यूज करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो कार्गो उतरती है, मतलब कि मान के चलो कि बड़े बड़े सामान उतर रहे हैं, पैकेज उतर रहा है ना, तो उनको लेके जाते हैं। तो भाई छोटा छोटा सामान है तो एक दो नहीं होता है, वो बंडल्स में होता है, 15 20 25 होता है। अब थोड़ी कुली एक के ऊपर ऐसे, एक के ऊपर ऐसे रखकर चलेगा? ठीक है, सर्कस थोड़ी दिखा रहा है कि ऐसे लेकर चलेगा। तो यही बात आप उसको समझाओगे कि तुमने वर्क डन 0 किया, इसका मतलब तुम्हारे पैसे नहीं बनते। तो तुमने उसको फिजिक्स पढ़ाया, अब वो तुम्हें मोरल ज्ञान पढ़ाएगा। ठीक है, हाँ, अब वो तुम्हें मोरल ज्ञान पढ़ाएगा कि ठीक है बाबू, तुम फिजिक्स जानते हो तो हम भी नैतिक ज्ञान जानते हैं, हम तुमको बता रहे हैं कैसे वर्क डन हुआ। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, बट ये कॉन्सेप्ट आप मोरली उसको नहीं पढ़ा सकते। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप मोरली उसको नहीं पढ़ा सकते। तो इसीलिए फिजिक्स आप पढ़िए जरूर, पढ़ाइए जरूर, लेकिन सोच समझ के यूज करिएगा। ये नहीं कि अननेसेसरी कहीं भी फिजिक्स यूज कर डालें। आप करिए, आप उसको पढ़ाइए, आप उसको पैसा भले ही दीजिए उस काम का, लेकिन उसको काम का पैसा देने के बाद उसको पढ़ाइए कि हाँ तुम्हारा एक्चुअल में वर्क डन 0 था ऐसे। क्योंकि अगर पैसा दिए बिना आप उसको पढ़ा रहे हैं, मतलब आप खुद पढ़ के आ जाइएगा वहां से कुछ। ठीक है, तो इस चीज को अभी इरेज कर दिया जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। अब पीछे आते हैं, समझ आया? तो अभी हम पढ़ेंगे कि वर्क डन एफ कॉस थीटा कब लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा सेट दैट 1 जूल ऑफ वर्क क्या हो गया? डन हो गया मेरा। यहां तक बात समझ में आ रही है? 1 जूल ऑफ वर्क डन हो गया। चलिए अब थोड़ा अगला टॉपिक चेक करते हैं। देखिए एक चीज है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज ध्यान में रखा था, वर्क इज टू बी डन हो गया ये। अगला है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है,
कंडीशन ऑफ वर्क डन आपने पढ़ लिया ना, चलो यूनिट ऑफ वर्क भी पढ़ लिया हमने, जूल भी पढ़ लिया, फैक्टर्स ऑफ वर्क डन भी देख ही लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो देखो अगला टॉपिक है मेरा फैक्टर्स ऑफ वर्क डन। फैक्टर्स ऑफ वर्क डन, फैक्टर्स ऑफ वर्क डन, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि हम बोलेंगे कि काम हुआ है मेरा, यानी कि इन फैक्टर्स के बिना हम नहीं बोल सकते कि मेरा काम भी हुआ है। तो ये क्या क्या फैक्टर है आपको समझना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर है जिनके बिना हम नहीं बोल सकते कि काम हुआ है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आप लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ वर्क डन में सबसे पहला फैक्टर वो आप लिखेंगे कि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। यानी कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ना इस ऑब्जेक्ट पे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं ग्रेटर द मैग्नीट्यूड, अगर हम इसको बोले ऐसे ग्रेटर द मैग्नीट्यूड, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ग्रेटर विल बी वर्क डन, ग्रेटर विल बी या मोर विल बी वर्क डन। आप इसको क्या लिखोगे, मोर विल बी वर्क डन, मोर विल बी वर्क डन, मोर विल बी वर्क डन, ठीक है। तो अगर ग्रेटर फोर्स होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोर्स बढ़ा दिया ऐसे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, यानी कि अगर जो वर्क डन होता है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स पे। कैसे, देखिएगा अगर फोर्स बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा लेजर विल बी, यानी कि लेजर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेस विल बी वर्क डन। यानी कि अगर फोर्स, देखो अब सीधी सी बात है ना, इसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिएगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो यही क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर फोर्स को हम घटा दें तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर फोर्स कम हो जाए, मान लो पहले 5 न्यूटन का फोर्स लिया तो वर्क डन 5 न्यूटन के हिसाब से हुआ होगा, 10 न्यूटन का फोर्स ले लिया तो वर्क डन ज्यादा हुआ होगा। फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे काम उतना ज्यादा होगा, ठीक है, सीधे से कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स। तो यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा रहे थे वर्क डन बढ़ रहा था, घटा रहे थे घट रहा था। तो चूंकि फोर्स वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड करता है ना फोर्स पे, और यही वर्क डन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट पे। तो इसीलिए जैसा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसा डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही बात समझ में यहां तक। तो जैसे जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क डन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड बढ़ा दे तो वर्क डन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहां पे यही लिखने वाले हैं कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यहां पे लिखेंगे ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट greater will be, greater will be work done या more will be work done आप लिख सकते हैं। दूसरा लेजर द, बहुत कम कर दिए मैग्नीट्यूड को, अगर मैग्नीट्यूड को जितना कम करेंगे ऑफ द डिस्प्लेसमेंट उतना ही वर्क डन भी कम होगा। डिस्प्लेसमेंट वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी लेस, उतना लेस होगा।
ठीक है, ये LESS लिखा है, लॉस नहीं समझेंगे इसको, है ना। फोर्स है, इसीलिए तो जब हम पढ़ा रहे हैं आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बात अगर करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्स सही है, तो यहां तक आप लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क देखते हैं कब होता है। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पे एक टॉपिक, एक्चुअल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वो होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोडक्ट ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट अकर्ड ऑन द बॉडी इनटू एंड cosine of angle between them। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यहां लिखेंगे वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड, इसको हटा ही दे रहे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। तो हमें एक टेबल बनाना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, मैट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक टेबल बनाना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम चाहे तो आपको साइन और कॉस दोनों पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन कॉस का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, साइन और कॉस हम दोनों पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसका यूज करेंगे, केवल कॉस का। ठीक है, देखते हैं कैसे। चलिए, आप एक टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे अभी जो हमें पढ़ना है ना एंगल, वो एक्चुअली में पढ़ना है 0, 30, 45, 60, 90। आपको हम बहुत सारा एंगल पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, यहां तक का तो एंगल हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। 0 डिग्री, यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री, यहां लिखेंगे 45 डिग्री, यहां लिखेंगे 60 डिग्री। 60 के बाद पता है क्या लिखेंगे, ठीक है, 90। हालांकि क्लास 10 तक में आपको इतना ही पढ़ना है, 90 तक ही पढ़ना है। और उसके बाद जब क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो फिजिक्स भी लेना पड़ेगा। नहीं, अब मेडिकल में जाना चाहते हो, अगर पीसीबी लोगे तब भी आपको क्या लेना होगा, फिजिक्स तो लेना ही होगा। तो उस फिजिक्स में ट्रिगो पढ़ना ही पड़ेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स और मैथ इंटर रिलेटेड है ना। चलिए, केमिस्ट्री में थीटा लगा होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके बाद है 90 डिग्री। 90 के बाद भी बहुत सारे एंगल है, तो 90 के बाद 180 है, हम आपको 120 पढ़ा देंगे। कैसे निकाला जाता है इसका हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है ये वैल्यू, ताकि आपको 10th में ट्रिगो क्या, आपको 11th में भी ट्रिगो में दिक्कत ना हो। लेकिन लेंगे तब ना वहां तक। हाँ, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे साइन और फिर लिखेंगे कॉस, केवल दो ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री, साइन 0 की जो वैल्यू होती है, हम एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे कि साइन 0 कैसे 0 आया। जब आप 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि साइन 0 0 कैसे आया, उसका प्रूफ है, लेकिन अभी हम उतना नहीं पढ़ा रहे हैं। साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है पता है आपको, 0 होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे 0 होगा इसके 90 में, 90 तक के ही देखो, 90 तक ही ज्यादा आता है, तो 0 है तो 90 में क्या हो जाएगा, 0। अगर इसकी वैल्यू अगर हम 1/2 लिख रहे हैं,
लिख ऐसे ही नहीं रहे हैं, ये प्रूफ किया गया है। तो इसका 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2। यानी कि ऐसा सोचो कि जिस पे 90 जोड़ने पे आए, फॉर एग्जाम्पल इसका 0 और इसका 90 जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो जो इसकी 0 की वैल्यू होगी वही इसकी 90 की वैल्यू होगी। इसका 30 और इसका 60 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है ना, तो यानी इसकी जो 30 की वैल्यू होगी वही इसके 60 की वैल्यू होगी। याद करा देंगे अभी आपको। 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2। कितना लिखेंगे 1/, तो 45 इसका, तो इसका कौन सा एंगल, ताकि 90 आ जाए। इसका 45 ले रहे हैं तो इसका कौन सा एंगल लेंगे कि ताकि 90 आ जाए, 45 ही लेंगे। तो यानी इसकी 45 और इसकी 45 की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम। अगला इसका 60 अगर लेंगे तो इसका कौन सा एंगल होगा, कॉस का 30 होगा, तो इसका 60 होता है √3/2। 2 नीचे लिखिएगा, √3 के अंदर नहीं, 2 नीचे आता है, केवल √3 ऊपर रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया √3/2। अब इसकी 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ऑब्वियसली इसके 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहां तक लिख लीजिए। अब रही बात 180 का 270 का, ये हम आपको निकालना सिखा देंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। यहां तक लिख लिए, हम उधर इरेज कर रहे हैं तब तक, ठीक है। यहां तक लिखिए आप, यहां तक समझ आ गया ना आप लोग को, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे उसका 180 का वैल्यू निकाल सकते हैं टिग्नोमेट्री से, ठीक है। टिग्नोमेट्री के हेल्प से कैसे आप उसके 180 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि यहां पे ही समझ लेते हैं, यहां पे ही थोड़ा सा स्पेस से समझ लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू कैसे हम इसकी 120, 180, 270 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन fn, फंक्शन को fn लिखते हैं ऐसे। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, अगर ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर n जो है n हम बताएंगे क्या है, ठीक है। अगर n ऑड आ जाए, n क्या आ जाए ऑड, तो जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू चेंज करेगी, वैल्यू जो है वैल्यू चेंज करेती है। और अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहां पे लिख रहे हैं इस साइड, अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इवन आ जाए, n क्या आ जाए इवन आ जाए, ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करती है, वैल्यू जो है डू नॉट चेंजेस। इधर लिख लिया आपने, हो गया। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है, तो इधर जब तक लिखेंगे नहीं आप समझेंगे कैसे, ठीक है। अब ये पार्ट अभी मत लिखिएगा, हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझिए क्या है ये। मैंने क्या बोला, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर वैल्यू, अगर ये n ऑड आए तो वैल्यू चेंज होगा, इवन आए तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो वैल्यू चेंज होगा वो भी हम बताएंगे कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे fn जो है फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इक्वल हो जाता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा के। इसका मतलब हम समझा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लो हमने लिया, वही है मेरा वैल्यू यहीं पे, मान लो cos 120 मुझे लेना है, ठीक है। तो cos 120 डिग्री लिया। अब cos 120 की वैल्यू को हम कैसे तोड़ेंगे, सुनो। cos 120 की वैल्यू को हम तोड़ेंगे cos 90 इंटू n पे, और प्लस लिखेंगे थीटा। n ही यही है मेरा n ऑड। n का मतलब हम बता रहे हैं क्या है कि 90 में कितने से मल्टीप्लाई करें और कितना जोड़ें कि 120 आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, cos में 90 इंटू, अगर हम कर दे 1, मान लो 1 कर दिया, 90 इंटू 1 90 हो गया, प्लस अब क्या बचा मेरे पास 30 बचा, ताकि हम इसको ऐड करें तो 90 इंटू 1 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 होगा ना। तो अब मैंने क्या बताया कि ये n है, ये क्या है n का वैल्यू क्या आएगा, अगर ऑड, क्या आएगा ऑड, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी चेंज।
तो हम आपको लिखवा देंगे कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, अगर ये चेंज हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें थीटा जुड़ेगा, ये वाला जो थीटा है वो यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। तो जो 30 डिग्री है ये मेरा यहीं का यहीं रहेगा। तो इसका मतलब cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 30 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, 120 को क्या लिख सकते हैं, sin 30 लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम cos 120 को sin 30 लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि sin 30 मैंने इसी वजह से आपको पढ़ाया था कि sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, यानी cos 120 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि एक चीज और मुझे पढ़ाना है, वो हम बता रहे थोड़ी देर बाद। अब सुनो, यहां पे अगर इवन आ जाता है, इवन का मतलब मान लो हम यहां पे कोई एक वैल्यू ले रहे हैं 180 डिग्री कॉस का, या यही वाला वैल्यू ले लो, या यही वाला वैल्यू ले लो, सॉरी वैल्यू मैंने इसमें क्या बताया, चेंज करेगा, इसमें चेंज नहीं करेगा। चलो यही वाला वैल्यू ले लो 120। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2, 180 लिख दिया, 180 लिखा ना, हाँ, प्लस माइनस थीटा, तो यहां पे क्या करेंगे, 180 लिख दिया तो माइनस कितना कर दे, 180 हुआ, कितना माइनस करे तो 60 माइनस करेंगे। तो इसका मतलब ये इवन आया, ये क्या आया, इवन। इवन में वैल्यू चेंज नहीं करता, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा। आई बात समझ में। यहां पे n क्या आया था, 1 आया था ऑड, ऑड में कॉस को हमने क्या चेंज कर दिया, साइन। आई बात समझ में। यहां पे क्या है, कॉस, कॉस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इवन है। और यहां पे थीटा जो यहां दिख रहा है वही थीटा लिखना है, लेकिन अभी भी ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, हम बताएंगे क्यों। cos 60 का वैल्यू यहां से देख लीजिए, cos 60 कितना होता है, 1/2। देखिए घूम फिर के चाहे आप कोई भी मेथड लगाएं 1/2 ही आ रहा है। अब इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है, वो क्या है, सुनिए। ये 4 क्वाड्रांट होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, सबसे पहले पढ़ा है। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, हाँ, इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं, यस और नो। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ऑल का मतलब यहां पे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 का 6 आप 10th में पढ़ोगे। ऑल स्टूडेंट्स, यहां पे केवल साइन और कॉसेक, इसका जो अपोजिट होता है वो केवल पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, क्लास का मतलब होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा। 10th क्लास, 10th का मतलब है टैन थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज आपको दिख गए होंगे यहीं पे, 2 2 4 2 6। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये एक दूसरे का, ये एक दूसरे का, ठीक है। हम इसमें अभी 90% इसका कॉन्सेप्ट हमने अभी उड़ा दिया है, इस वजह से, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं भाग ना जाए क्लास छोड़ के, है ना। तो इसी वजह से मैंने 90% कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया आपको। केवल हम 120, 180, 120, 180 और 270 का भूल जाते हैं कभी कभी। 120, 180 और 270 का कॉन्सेप्ट कैसे आता है उसके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे सब पॉजिटिव होते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री या 360 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे, 270 डिग्री। तो देखिए यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 90 प्लस थीटा, यानी कि यहां पे 90 पे खड़ा होकर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस क्वाड्रांट को बोलते हैं 90 प्लस थीटा। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रांट होता है, ये सेकंड क्वाड्रांट होता है, ये थर्ड क्वाड्रांट होता है, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रांट। ये आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, बट ये चीज अभी हम नया नया बता रहे हैं आपको, इस चीज को सीखिएगा, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रांट है, फर्स्ट क्वाड्रांट में सभी पॉजिटिव होते हैं। मैंने क्या बोला, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें, यानी कि 90 से थीटा में आ जाए यहां पे, तो यहां पे साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, कॉस था ना,
तो कॉस थीटा को हमने साइन में चेंज किया, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को देखेंगे। फोन उठा लो, कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा को हम देख रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा को देख रहे हैं, तो कॉस थीटा क्या है मेरा, कॉस थीटा को चेंज किया साइन में ना, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस थीटा मेरा निगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या है, निगेटिव, इसी वजह से हमने माइनस साइन लगाया यहाँ पे, ये याद समझ आया। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव है ना, इसी वजह से माइनस साइन लगाया है। यहाँ पे 180 है, 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ पे है एंगल, यहाँ पे। इससे अगर पीछे जाएंगे, देखो जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, तो जब यहाँ पे जाएंगे तो ये 180 है, ये क्या है 180, तो 180 में से अगर थीटा घटाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा साइन में, तो यहाँ पे कॉस लिख रहे हैं ना, तो कॉस तो यहाँ पॉजिटिव नहीं है, इसी वजह से हम माइनस लगाएंगे। यानी अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। साइन सुनो, कॉस 120 का वैल्यू मिल गया -1/2। हाँ, ऐसे ही अब हम निकालने जा रहे हैं अगला वैल्यू कॉस 180 का। यहां पे देखिएगा, यहां से हम इरेज कर रहे हैं इधर में, यहां पे नेक्स्ट हम जो बता रहे हैं, माइनस इसलिए आया कि अभी मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस के लिए यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, माइनस साइन थीटा, इसी के आगे माइनस लग गया। यहाँ पे कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसी वजह से हमने कॉस का वैल्यू के आगे माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो -1/2 आ गया। अब हमें वैल्यू चेंज करना है साइन 120 का, तो यहाँ पे देखिएगा साइन 120 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में क्या मल्टीप्लाई है, 1, 1 क्या होता है, ऑड, ऑड होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन होगा, और जो 30 है ये यहां आ जाएगा। आगे बात समझ में, n में वैल्यू चेंज होगा, सॉरी, तो कॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, cos 30। cos 30 का वैल्यू यहां से चेक करिए कितना है, √3/2 है, तो ये √3/2 लिख दीजिए यहाँ पे। उसी तरह अब हम निकालने जा रहे हैं साइन 180 का वैल्यू, तो हम लिखेंगे 90 + 90, साइन का वैल्यू कितना लिख देंगे, साइन 90 + 90, साइन 90 में 1 मल्टीप्लाई है, ऑड है, अब चूंकि आप समझ चुके हैं हम फास्ट बताएंगे, ऑड है, ऑड क्या, ऑड में वैल्यू चेंज होते हैं, तो साइन को हम लिख देंगे cos 90, और आपको पता है कि 90 + थीटा में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस ही रहेगा, यानी cos 90 की वैल्यू आप यहां से चेक कर लीजिए कितनी है, 0 है। समझेंगे नहीं तो गलत बोलेंगे, है ना, ये 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट हम बता रहे हैं, आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो उस समय कुछ समझ नहीं आएगा। जो इस टॉपिक में बात किया, जो नहीं समझा उसको कभी समझ नहीं आएगा ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। यहाँ से है नहीं कि थ्योरी आया और लिख लिए, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए यही समझना होगा। जब हम पूछेंगे ना 180 डिग्री पे कितना वर्क डन अप्लाई हो रहा है, तो अंदाज पे बोलना 0, 1, 3, 5, और वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि आपने 0 पढ़ाई की इस चैप्टर में, रीज़न यही है। तो साइन 180 आ गया। अब कॉस 180 का वैल्यू समझते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एंगल पूछा जाएगा, और ये आप एक वर्ड में नहीं लिख सकते, आपको याद कभी नहीं होगा, ठीक है। और जो बच्चा 9th में ही इसको सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा है, वो समझ लीजिए कि 10th में भी ट्रिगो ऐसे ही करेगा। cos 180 की वैल्यू क्या हो गई, cos 90 + 90, क्यू का जवाब आपके पास ही है, ठीक है। तो cos 90 हो गया, 90 + 90 इसमें आएगा, यानी cos निगेटिव होगा, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। cos 180 भी क्या हो गया, 0। अब हम आते हैं 270 पे, साइन 270 समझते हैं, साइन 270, तो साइन 270 को लिख सकते हैं हम 90 × 3 + 0 लिख सकते हैं, और भी तरीके से लिख सकते हैं, सबसे इजी है ये 3 क्या है, ऑड, ऑड में चेंज होता है, तो साइन को हम क्या चेंज करेंगे, cos 0 डिग्री लिखेंगे। अब हमें देखना है कि 270 + 0, यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 प्लस, यानी इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं। जब साइन पॉजिटिव नहीं होता तो यहां माइनस लगेगा, तो cos 0 की वैल्यू रखेंगे आप, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1।
और यहाँ पे माइनस लगा है, यानी कि ये हो गया आपका -1। अब हम आते हैं, समझते हैं cos 270 को। यहाँ पे देखिए cos 270 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, cos 90 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ तक। अब हम यहाँ से लिखने जा रहे हैं इसको, यहाँ से क्या लिखेंगे, cos, ये देखिए 3 है, ऑड है, ऑड में हमने क्या बताया, चेंज होता है वैल्यू, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, cos हमेशा साइन में चेंज होता है, तो साइन 0 लिखेंगे। अब याद रखिएगा ये 270 प्लस थीटा है, यानी 270 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में tan और cot केवल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन और cos दोनों निगेटिव होते हैं। तो चूंकि cos है नहीं ना यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसीलिए वजह से cos अगर पॉजिटिव नहीं है तो cos के बदले हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस, क्योंकि cos पॉजिटिव नहीं है तो ये साइन इसके हिसाब से चेंज करना है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से साइन चेंज करना है, इसके हिसाब से साइन नहीं चेंज करिएगा कभी भी, गलती यही होता है, 100% बच्चा शुरू में यही गलती करेगा, इसके बदले ये साइन चेंज कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आपको इसके हिसाब से साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, अब 0 देखो, साइन 0 कितना होता है आपके पास, 0 डिग्री होता है, तो यानी ये -0 बोलो या 0 सेम चीज होता है, तो ये 0। ऐसे ही आपको निकालना है 360 डिग्री, 360 डिग्री आप खुद निकालेंगे, 360 डिग्री, 360 डिग्री हम इतना इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हर एक तरीके से वर्क डन पूछा जाएगा, कितने कितने एंगल पे क्या हो रहा है। तो 360 डिग्री में अगर हम पूछे साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए 360 डिग्री में साइन का वैल्यू हम निकालते हैं सबसे पहले, 360 डिग्री में साइन का वैल्यू, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन 360 डिग्री। साइन 360 का मतलब है कि साइन हम यहां पे लिखेंगे 90 इंटू 4 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं। यहां पे ये 4 क्या है, मेरा इवन है, अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 कितना होता है आप चेक कर लीजिए, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, यानी साइन में 360 डिग्री 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉस का 360 डिग्री की, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कॉस 90 इंटू 4 प्लस क्या होता है 0 डिग्री, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू हम देखेंगे कितनी होती है, 1 होती है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो हाँ, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 और इसकी कितनी आ गई, 0। अब ये वैल्यू हमारे काम की चीज है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं और इस वैल्यू को यहाँ पे लिख रहे हैं। नहीं आएगा, मैंने पहले ही बोला था। चलिए 180 डिग्री का देखिए, आप लिखोगे cos 90 प्लस 90, ये 90 इंटू 1 मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो 1 क्या है मेरा, ऑड, ऑड की वजह से चेंज होगा, तो cos को चेंज नहीं किया मैंने, ओ सॉरी, cos को यहाँ चेंज करना होगा ना, cos को यहाँ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू चेक करेंगे क्या होता है, 1 होता है, तो यानी cos 180 1 होना चाहिए, कहाँ पे लिखा मैंने, हाँ यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है तो ये 1 हो जाएगा, सही है आपका आंसर। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और दूसरा चीज एक ही समझो कि जितना आपने देखा होगा ये 90, ठीक है, ये 180 है ना, 180 जितना होगा उसका डबल कितना होगा, 360 होगा, और सॉरी डबल बोल रहे हैं, वही रिपीट होगा, सेम चीज रिपीट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप समझ गए, इस चीज को हम यहां पे लिख ले रहे हैं छोटा सा। अब हमें केवल कॉस का यूज है तो हम केवल कॉस का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। उसके बाद 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। फिर 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। अच्छा 90 की जरूरत है ना, 90 लिख लेते हैं। 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। एक काम करते हैं और थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। उधर में आपने लिख लिया, वो इरेज कर दिया जाए, वो हो चुका है नहीं, ओके, तो हम इधर ही लिखते हैं। फिर इसको देखो यहां पे लिख दे रहे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90
और क्या हो गया 120, 180, 270 एंड 360 डिग्री। ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे, बट मेजर हमारे एग्जाम का पोर्शन यही है, इसी वजह से हम यही लिख रहे हैं। अब हम आते हैं 30 का वैल्यू कितना है 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, 120 मैंने आपको पढ़ाया होगा 90, 90 कितना आ गया 0 होता है ना, 90 तो 0 होता है, कुछ तो छूट रहा है ना, अच्छा 0 डिग्री ही छूट रहा है। चलो तो यहाँ पे कॉस लिख दे रहे हैं, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ये √3/2, 45 होता है 1/√2, ये होता है 1/2, 90 हो गया 0, ये हो गया -1/2, 180 होता है 1, ये 270 होता है 0, ठीक है, और 360 कितना होता है 1 होता है। इतना ही वैल्यू से अभी हम काम चलाएंगे, बाकी का काम नहीं है हमारे पास। साइन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस चूंकि कॉस सिखा रहे थे तो इसी वजह से साइन मैंने आपको सिखाया, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए यहां तक, कॉस, बस यही हमारे काम की चीज है। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ऐसे, ताकि याद रहेगा, बार बार इसी का यूज करने वाले हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स अभी ही बनाएंगे, जब जिस टॉपिक में जरूरत पड़ेगी उसी टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहां तक आप लिख लिए होंगे।